क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जिंदगी बाहर से ठीक दिख रही हो, लेकिन आपके दिमाग में जैसे कोई और ही कहानी चल रही हो? लोग कहते हैं सब ठीक है, काम चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, लेकिन अंदर एक आवाज बार बार कहती है, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, कुछ गलत होने वाला है। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो शायद आपको लगे कि समस्या आपकी परिस्थितियों में है, लेकिन फीलिंग गुड की शुरुआत एक बिल्कुल अलग सवाल से होती है। क्या होगा अगर समस्या का एक हिस्सा उन परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उन विचारों में हो जिन्हें हम बिना जांचे सच मान लेते हैं? जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि यह सिर्फ सकारात्मक सोच के बारे में होगी, लेकिन कुछ अध्यायों के बाद एहसास हुआ कि डेविड बर्नस का संदेश कहीं ज्यादा व्यावहारिक है। वे ये नहीं कहते कि हमेशा खुश रहो, वे ये भी नहीं कहते कि नकारात्मक भावनाओं को दबा दो। वे सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं और उनमें से कई ऐसे होते हैं जिन्हें हम पहचान भी नहीं पाते। फिर भी वही विचार हमारे मूड, आत्मविश्वास और फैसलों को प्रभावित कर रहे होते हैं। बर्न्स इन्हें एक नाम देते हैं, ऑटोमैटिक थॉट्स, यानी ऐसे विचार जो बिना बुलाए आते हैं, इतनी तेजी से आते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और कई बार हम उन्हें सच्चाई समझ लेते हैं। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी चाल कल्पना कीजिए, आपने किसी को मैसेज किया, 2 घंटे तक जवाब नहीं आया। तुरंत दिमाग काम शुरू कर देता है, शायद वह नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद वह मुझे पसंद नहीं करता। दिलचस्प बात यह है कि इन बातों का कोई सबूत नहीं होता, फिर भी हम उन पर विश्वास करने लगते हैं। यहीं से किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार सामने आता है, हर विचार सच नहीं होता। और यही बात सुनने में जितनी सरल लगती है, व्यवहार में उतनी ही कठिन है, क्योंकि हम अपने विचारों के साथ इतने जुड़े हुए होते हैं कि उन्हें तथ्य समझने लगते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन सोच की अदृश्य गलतियां बर्नस कहते हैं कि जब हम उदास, चिंतित या निराश होते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग कुछ खास तरह की गलतियां कर रहा होता है। वे इन्हें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं, यानी वास्तविकता को देखने की ऐसी आदतें जो चीजों को असल से ज्यादा नकारात्मक बना देती हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये इतनी सामान्य है कि हमें सामान्य ही लगती है। विल, ऑनर, नथिंग, थिंकिंग, ये शायद सबसे आम मानसिक जाल है। या तो मैं सफल हूं या मैं असफल हूं, बीच का कोई रास्ता नहीं। एक छात्र 95 अंक लाता है, लेकिन उसका ध्यान उन 5 अंकों पर अटक जाता है जो नहीं मिले। एक व्यक्ति अच्छा काम करता है, लेकिन एक छोटी गलती पूरी उपलब्धि पर भारी पड़ जाती है। जीवन शायद ही कभी काला या सफेद होता है, लेकिन हमारा दिमाग अक्सर उसे वैसा ही बना देता है और फिर हम खुद पर जरूरत से ज्यादा कठोर हो जाते हैं। मेंटल फिल्टर। अब एक और आदत, मान लीजिए आज आपके साथ 10 अच्छी बातें हुई, एक बुरी। रात को सोने से पहले आपका दिमाग किसे याद करेगा? अक्सर वही एक बुरी बात। बर्नस इसे मेंटल फिल्टर कहते हैं। हम पूरे दिन को नहीं देखते, हम सिर्फ उस हिस्से को देखते हैं जो दर्द देता है, और धीरे धीरे वही हिस्सा पूरी कहानी बन जाता है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग सफलता के बीच भी खुद को असफल महसूस करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान उपलब्धियों पर नहीं, कमियों पर अटका रहता है। माइंड रीडिंग ये हिस्सा पढ़कर मुझे खुद पर हंसी आई, क्योंकि हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं। कोई व्यक्ति कम बात करता है और हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, उसे मैं पसंद नहीं हूं। कोई मीटिंग में गंभीर दिखता है और हम सोचते हैं वह मुझे जज कर रहा है। सच्चाई, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन हमारा दिमाग कहानी पूरी कर चुका होता है। बर्न्स इसे माइंड रीडिंग कहते हैं। हम दूसरों के विचार पढ़ने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर समय गलत पढ़ते हैं। यह किताब का एक ऐसा विचार है जो शायद लगभग हर व्यक्ति पर लागू होता है। एक छोटा उदाहरण सोचिए। एक छात्र इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा है। इंटरव्यू अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन उसके दिमाग ने फैसला सुना दिया है, मैं फेल होने वाला हूं, मुझसे नहीं होगा, बाकी सब मुझसे बेहतर है। भविष्य अभी आया भी नहीं, लेकिन दिमाग पहले ही भविष्यवाणी कर चुका है। बर्नस इसे फॉर्च्यून टेलिंग कहते हैं, यानी भविष्य को बिना सबूत के नकारात्मक मान लेना।
और कई बार यही भविष्यवाणी हमारी कोशिशों को कमजोर कर देती है। भावनाएं हमेशा तथ्य नहीं होती, ये किताब का शायद सबसे शक्तिशाली विचार है। अगर मैं डर महसूस कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि खतरा मौजूद है। अगर मैं खुद को अयोग्य महसूस कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं अयोग्य हूं। अगर मैं निराश महसूस कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य खत्म हो गया है। हम अक्सर भावनाओं को सबूत मान लेते हैं, लेकिन भावनाएं मौसम की तरह हैं, वे बदलती रहती हैं। सच्चाई हमेशा उनके साथ नहीं बदलती। एक सवाल जिसने मुझे रोक दिया, किताब पढ़ते समय एक जगह मैंने पढ़ना बंद कर दिया और कुछ देर सिर्फ सोचा, अगर मेरे हर विचार सच नहीं है तो मैं किन विचारों पर सालों से विश्वास करता आ रहा हूं? कितनी चिंताएं वास्तव में तथ्य थीं? कितने डर सिर्फ अनुमान थे? कितनी बार मैंने खुद को जरूरत से ज्यादा कठोर तरीके से जज किया? और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको नई जानकारी देने से पहले आपकी पुरानी सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। वाई दिस मैटर्स। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां तुलना करना आसान है। सोशल मीडिया खोलिए, किसी की सफलता दिखेगी, किसी की उपलब्धि दिखेगी, किसी की बेहतर जिंदगी दिखेगी और कुछ ही मिनटों में दिमाग कहानी बनाना शुरू कर देता है। मैं पीछे हूं, मैं पर्याप्त नहीं हूं, सब मुझसे बेहतर कर रहे हैं। लेकिन बर्नस का संदेश साफ है, समस्या हमेशा घटना नहीं होती। कई बार समस्या वह अर्थ होता है जो हम उस घटना को दे देते हैं। अब तक हमने एक महत्वपूर्ण बात समझी है, हमारे विचार हमेशा सच्चाई नहीं होते और कई बार वही विचार हमारे मूड को चला रहे होते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल बचता है, अगर ये ऑटोमेटिक थॉट्स इतने शक्तिशाली हैं तो क्या इन्हें बदला जा सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपने दिमाग की पुरानी आदतों को चुनौती देना सीख सकता है? और सबसे दिलचस्प बात, डेविड बर्नस दावा करते हैं कि सिर्फ अपने विचारों को एक खास तरीके से लिखकर उनकी ताकत कम की जा सकती है। पहली बार यह पढ़कर मुझे भी अजीब लगा, लेकिन यही तकनीक बाद में इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा बनती है। तो अब तक हमने एक महत्वपूर्ण बात समझी, हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते, लेकिन अगर यही विचार हमारी भावनाओं को प्रभावित कर रहे हैं तो अगला सवाल स्वाभाविक है, हम इनके साथ क्या करें? क्या सिर्फ यह जान लेना कि हमारे विचार गलत हो सकते हैं काफी है? डेविड बर्नस का जवाब है नहीं। जागरूकता शुरुआत है, लेकिन बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपने विचारों को पकड़ना, जांचना और चुनौती देना सीखते हैं। और यहीं से फीलिंग गुड एक दिलचस्प किताब से एक व्यावहारिक टूल बॉक्स में बदल जाती है। दिमाग में विचार शक्तिशाली क्यों लगते हैं? एक बात मैंने इस किताब में बार बार महसूस की, जब कोई विचार सिर्फ दिमाग में होता है तो वह बहुत बड़ा लगता है, लगभग निर्विवाद, लगभग सच। लेकिन जैसे ही वही विचार कागज पर आता है, कुछ बदलने लगता है। अचानक वह विचार एक तथ्य नहीं बल्कि एक वाक्य दिखाई देने लगता है। बर्नस इसी वजह से लिखने पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि दिमाग के अंदर विचार राजा होते हैं, कागज पर वे सिर्फ शब्द बन जाते हैं। और कई बार यही छोटा अंतर पूरी भावना बदल देता है। ट्रिपल कॉलम टेक्निक ये किताब की सबसे प्रसिद्ध तकनीकों में से एक है और शायद सबसे उपयोगी भी। बर्नस कहते हैं कि जब भी कोई परेशान करने वाला विचार आए, उसे 3 हिस्सों में देखो। पहला, आपने क्या सोचा? दूसरा, उस सोच में कौन सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन छिपी है? तीसरा, उसका अधिक संतुलित और वास्तविक उत्तर क्या हो सकता है? उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी प्रेजेंटेशन में गलती कर देते हैं। तुरंत विचार आता है, मैं पूरी तरह बेकार हूं। अब रुकिए, यह किस डिस्टॉर्शन जैसा लगता है? ऑल ऑनर नथिंग थिंकिंग, क्योंकि यह गलती को पूरे व्यक्तित्व का प्रमाण बना दिया गया। अब तीसरा कॉलम, एक अधिक संतुलित उत्तर। मैंने गलती की है, लेकिन एक गलती मुझे बेकार साबित नहीं करती। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन बर्नस का दावा है कि जब यह प्रक्रिया लगातार की जाती है तो सोचने के पुराने पैटर्न कमजोर होने लगते हैं। समस्या विचार नहीं, विचारों पर विश्वास है। यह किताब का एक ऐसा विचार था जिसने मुझे लंबे समय तक सोचने पर मजबूर किया। नकारात्मक विचार आना सामान्य है, हर इंसान के दिमाग में आते ही हैं, आत्मविश्वासी लोगों के दिमाग में भी, सफल लोगों के दिमाग में भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हर विचार पर विश्वास नहीं करते,
कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन है। दिन भर आवाजें चल रही हैं, कुछ उपयोगी, कुछ बेकार, कुछ डर से भरी हुई, कुछ वास्तविकता पर आधारित। अगर हर आवाज को सच मान लिया जाए तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर हम सुनना सीख जाए बिना तुरंत विश्वास किए तो चीजें बदलने लगती हैं। आत्मसम्मान और उपलब्धि का जाल यह किताब का मेरा पसंदीदा हिस्सा था, क्योंकि यह एक बहुत आम समस्या को छूता है। हम में से कई लोग अपना मूल्य अपनी उपलब्धियों से जोड़ते हैं। अच्छे अंक मिले, मैं अच्छा हूं। प्रमोशन मिला, मैं योग्य हूं। लोगों ने तारीफ की, मैं महत्वपूर्ण हूं। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये सब चीजें चली जाएं तो क्या आपका मूल्य भी चला जाएगा? बर्नस कहते हैं कि यही सोच लोगों को लगातार असुरक्षित बनाती है, क्योंकि तब आत्मसम्मान किसी मजबूत नींव पर नहीं बल्कि बदलती परिस्थितियों पर टिका होता है। और जो चीज परिस्थितियों पर टिकी हो वह हमेशा डर के साथ आती है। वह सवाल जो सब कुछ बदल सकता है, किताब में एक विचार बार बार अलग अलग रूपों में सामने आता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछो इसके पक्ष में सबूत क्या है, और फिर पूछो इसके खिलाफ सबूत क्या है। यह सुनने में एक साधारण मानसिक अभ्यास लगता है, लेकिन वास्तव में यह बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर अभियोजक की तरह काम करता है। वह सिर्फ दोष साबित करने वाले सबूत ढूंढता है। बर्न्स हमें पहली बार बचाव पक्ष का वकील बनने को कहते हैं, और कई लोगों के लिए यही नया अनुभव होता है। यह किताब सिर्फ सोच बदलने तक सीमित नहीं रहती। बर्नस बार बार कार्रवाई की बात करते हैं, क्योंकि कई बार तर्क से ज्यादा अनुभव सिखाता है। एक छोटा उदाहरण, कोई व्यक्ति सोचता है, अगर मैं लोगों से बात करूंगा तो वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। वह सालों तक इस विचार पर विश्वास कर सकता है, लेकिन जिस दिन वह जाकर किसी से बातचीत शुरू करता है, वास्तविकता उसे नया डेटा देती है। शायद बातचीत अच्छी हो जाए, शायद सामने वाला मुस्कुरा दे, शायद डर उतना बड़ा ना निकले जितना दिमाग ने बताया था। यही कारण है कि कार्रवाई इतनी महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ परिणाम नहीं देती, यह नए सबूत भी देती है। अवसाद का सबसे बड़ा भ्रम बर्नस के अनुसार अवसाद का एक खतरनाक पहलू यह है कि वह व्यक्ति को अपने विचारों पर पहले से ज्यादा विश्वास दिलाने लगता है। अगर व्यक्ति दुखी है तो उसे लगता है कि उसकी नकारात्मक सोच वास्तविकता है। लेकिन लेखक बार बार याद दिलाते हैं, भावना और तथ्य एक ही चीज नहीं है। आप दुखी हो सकते हैं और फिर भी कई बातें गलत सोच रहे हो सकते हैं। आप निराश महसूस कर सकते हैं और फिर भी भविष्य में संभावनाएं मौजूद हो सकती हैं। और यही बात उम्मीद पैदा करती है, क्योंकि अगर विचार बदले जा सकते हैं तो अनुभव भी बदल सकता है। खुशी का नया अर्थ। इस किताब को पढ़ने से पहले खुशी का मेरा मतलब कुछ अलग था। मुझे लगता था खुशी का मतलब हमेशा अच्छा महसूस करना है। लेकिन बर्नस का दृष्टिकोण अलग है। उनके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का मतलब यह नहीं कि नकारात्मक विचार कभी आएंगे ही नहीं, वे आएंगे। सवाल यह है कि जब वे आएंगे तब आप क्या करेंगे? क्या आप तुरंत उन पर विश्वास कर लेंगे या उन्हें जांचेंगे? यही अंतर धीरे धीरे भावनात्मक स्वतंत्रता बनाता है। अगर इस पूरी किताब को एक वाक्य में समझाना हो तो शायद मैं कहूंगा, आपकी